Imagine if you are being told that your personality is like a hidden treasure chest. कुछ इस पर्सनालिटी के ट्रेड्स सरफेस पर हैं जो बासानी देखे जा सकते हैं और कुछ इतनी गहराई में हैं कि उनको समझने के लिए हमें डीप डाइव करना पड़ेगा। वेल, वुड यू गोना बिलीव मी? योर आंसर शुड बी यस, बिकॉज रैमर्ड कैटल तो ऐसा ही कहते हैं। एक्सप्लोरिंग द लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी, आज हम कैटल्स की ट्रेड थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो एक फैसिनेटिंग और डिटेल फ्रेमवर्क है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। एंड इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेमंड कैटल, factor analysis and Cattell's 11 ergos, Cattell's approaches to the personality traits, 16 primary source traits, and then 16 personality factors, and then the stages of personality development by Cattell. So let's just get started with the introduction of Raymond Cattell. Raymond Cattell basically a famous psychologist थे, and he's well known for his revolutionary work. And about the formal introduction of Raymond Cattell, basically Raymond B. Cattell, 1905 to 1998, was a British and American psychologist. He is well known for his exploration of many areas in psychology. He attended London University where he was drawn to the field of chemistry. In 1997, he was awarded a Lifetime Achievement Award from American Psychological Foundation. और उन्होंने अपने काम से significantly contribute किया in the field of personality psychology. His work is focused on understanding and measuring human personality through scientific and data-driven approach. और अगर हम उनके बिलीव की बात करें तो इनका बिलीव था कि पर्सनैलिटी इज़ नॉट रैंडम, बल्कि वो फॉलो करती है सिस्टमेटिक पैटर्न को दैट कैन बी स्टडीड एंड एनालाइज। और इन्हीं सिस्टमेटिक पैटर्न्स को अचीव करने के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो डेटा में हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करे और सिमिलर आइटम्स या वेरिएबल्स को ग्रुप करे जो एक ही अंडरलाइनिंग फैक्टर या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हों। सोचो आपके पास पर्सनैलिटी का डेटा है जो लोगों के मल्टीपल बिहेवियर्स को मेजर करता है, जैसे टॉकेटिव, फ्रेंडली, आउटगोइंग, एटीसी। और फैक्टर एनालिसिस ये देखता है कि इन बिहेवियर्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इन सब का एक सिमिलर फैक्टर हो सकता है, जैसे एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन में वो सारे लोग आ जाएंगे जो टॉकेटिव हैं, फ्रेंडली हैं, आउटगोइंग हैं, ईटीसी। ये एक तरह का बेसिकली पैटर्न फाइंडिंग टूल है जो कॉम्प्लेक्स डेटा को मेजरेबल ग्रुप्स में तोड़ता है। तो दिस इज़ नोन एज फैक्टर एनालिसिस। रेमोट कैटल ने फैक्टर एनालिसिस यूज़ करते हुए ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एक कंप्रीहेंसिव मॉडल डेवलप किया। इस मॉडल में उन्होंने 11 एर्गोस प्राइमरी बायोलॉजिकल ड्राइव्स आइडेंटिफाई किए जो इंसान के बिहेवियर और मोटिवेशन को बेसिकली शेप करते हैं। ये एर्गोस ह्यूमन बिहेवियर के फंडामेंटल ड्राइव्स हैं जो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, क्यूरियोसिटी, दुनिया को समझने और सोचने और सीखने की क्यूरियोसिटी, द ड्राइव टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड। सेकंड आ जाती है सेल्फ असर्शन, द डिज़ायर टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड टू बी इन कंट्रोल एंड असर्ट वंस डोमिनेंस। थर्ड आ जाती है सोशिएबिलिटी, द डिज़ायर टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड फॉर्म सोशल बॉन्ड्स। फोर्थ आ जाती है अफेक्शन, द डिज़ायर टू केयर फॉर एंड फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप विद अदर्स। फिफ्थ आ जाती है सिक्योरिटी, द डिज़ायर एंड नीड फॉर सेफ्टी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। फिफ्थ आ जाती है द अप्रोच टू अचीवमेंट, जिसमें एक ड्राइव होती है टू अचीव सोशल गोल्स और एनी गोल्स, सक्सेस, रिकॉग्निशन। सेवन्थ आ जाती है इंड्योरेंस, द ड्राइव टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। उसके बाद एट्थ आ जाता है एग्जिबिशन, द नीड टू शो ऑफ और एक्सप्रेस वन सेल्फ इन ड्रामेटिक वे। उसके बाद आ जाती है अब्स्ट्रक्शन, द ड्राइव फॉर abstract thinking and problem solving. Then play, the need for fun, recreation, relaxation. And then the last one is nurturance, the drive to care for and protect others, especially children. बेसिकली ये जो अर्गोस हैं ये दे सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर कैटल्स पर्सनैलिटी थेरी। दे मोटिवेट बिहेवियर्स एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू इन्फ्लुएंस हाउ पीपल एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर हम कैटल्स अप्रोच और पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू कैटल, ट्रेड इज़ relatively a permanent reaction tendencies that are basic structural unit of personality.
और उसने क्लासिफ़ाई किया था इन सारे ट्रेड्स को इन सेवरल वेज़। उसने कॉमन ट्रेड्स की बात की थी, यूनिक ट्रेड्स की बात की थी, एबिलिटी ट्रेड्स की बात की थी, टेम्परामेंटल ट्रेड्स की बात की थी, डायनामिक ट्रेड्स के बारे में बोला था, सरफेस ट्रेड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स और एनवायरनमेंट। इसने कॉमन ट्रेड्स और यूनिक ट्रेड्स को ऐसे डिफरेंशिएट किया था कि उसने कहा था कि जो कॉमन ट्रेड्स होंगे दे आर पोजेस्ड बाय एवरीवन टू सम डिग्री, मतलब हर किसी में थोड़े-थोड़े हो सकते हैं। लेकिन एवरीवन हैज़ दीज़ ट्रेड्स बट सम पीपल हैव देम इन अ ग्रेटर एक्सटेंट टू अदर्स। उसमें इंटेलिजेंस की बात की थी, सपोज़ एक्सट्रोवर्जन की, मतलब सब में है लेकिन टू सम पीपल में पोजेस ग्रेटर एक्सटेंट टू अदर। और इसी तरह यूनिक ट्रेड्स को इस बारे में उसने बोला था कि स्पेसिफिक टू पर्सन। These traits are particularly apparent in our interests, attitudes, so suppose interest in baseball. And second way to classify traits and divide them into ability traits, temperamental traits, and dynamic traits. अच्छा, ability traits में they will determine how effectively we will be able to work towards our goals, suppose intelligence. और उसके बाद temperamental traits में he described that general style, emotional tone of our behavior. These traits affect the way we act and react situations. Suppose assertiveness, easygoing, irritability. इसके बाद डायनेमिक ट्रेड्स आएंगे, ड्राइविंग फोर्स ऑफ बिहेवियर्स दे रहे हैं। कैटल ने बेसिकली पर्सनैलिटी ट्रेड्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, सरफेस ट्रेड, सोर्स ट्रेड्स। सरफेस ट्रेड्स में वो सारे ट्रेड्स आ जाते हैं जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं, जो किसी इंसान के डेली एक्शंस या इंटरेक्शंस में बआसानी नोट किए जा सकते हैं। ये ट्रेड्स सुपरफिशियल या सिचुएशनल हो सकते हैं, सपोज टॉकेटिव, शाय, फ्रेंडली, इम्पल्सिव, क्वाइट। और इनके असल सोर्सेज डीपर ट्रेड्स होते हैं। और अगर हम सोर्स ट्रेड्स की बात करें तो सोर्स ट्रेड्स वो डीपर फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सरफेस ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये ट्रेड्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी के बेस बनाते हैं, सपोज वार्मथ, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव नेचर के बेस पे बनते हैं। इमोशनली स्टेबल, काम, कंपोज्ड रहने की एबिलिटी। सोशल बाउंडनेस, उसमें कॉन्फिडेंस, डेयरिंग बिहेवियर का असल फैक्टर, ईटीसी। और अब अगर मैं इनको सिंपल एग्जांपल से समझाने की और रिलेट करने की कोशिश करूँ तो सोर्स ट्रेड में आ जाएगा कि कोई अगर इंसान है वो आउटगोइंग है, पार्टीज़ को एंजॉय करता है और हर वक्त नए लोगों से मिलना पसंद करता है, तो ये उसका सरफेस ट्रेड है, ठीक है। लेकिन इसी का सोर्स ट्रेड होगा एक्सट्रोवर्जन, जो इसके बिहेवियर की असल फाउंडेशन है। इसी तरह अगर कोई बंदा शाय है और लोगों को अवॉइड करता है तो उसका एक्सट्रोवर्जन एक सोर्स ट्रेड हो सकता है। और इन डिफरेंसेस से आपको समझ आ गया होगा कि जो सरफेस ट्रेड्स हैं वो सिर्फ सरफेस पे नज़र आने वाले इंडिकेटर्स हैं। अगर हम कैटल की 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेड्स की बात करें तो ये वो सारी फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटीज़ की बेस बनाते हैं। हर ट्रेड एक स्पेक्ट्रम में फॉल करता है, लो टू हाई, और इनका कंबाइनेशन हमें यूनिक बनाता है। लेट्स एक्सप्लेन अ फ्यू ट्रेड्स विद एग्जांपल, स्टार्टिंग विद वार्मथ, केयरिंग और फ्रेंडली नेचर। हाई वार्मथ में अगर एक इंसान कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, एम्पैथेटिक है, तो वो हाई वार्मथ में एग्ज़िबिट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली समझती हैं और उनकी हेल्प करती हैं, वो हाई वार्मथ में फ़ॉल करती हैं। और लो वार्मथ में अगर कोई बंदा रिज़र्व्ड है, दूसरों के इमोशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, तो वो लो वार्मथ दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉस जो अपने एम्प्लॉइज़ के स्ट्रगल में ज़रा डिफरेंट होता है, उनको नहीं समझता। अगर हम इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो हाई इमोशनल स्टेबिलिटी में एक इंडिविजुअल काम और कंपोज्ड रहता है, चाहे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर डॉक्टर है जो सर्जरी के दौरान डिफ़िकल्ट केसेस में भी रिलैक्स्ड और फोकस्ड रहता है। इसी तरह लो इमोशनल स्टेबिलिटी में वो लोग आ जाते हैं जो अपसेट या एंशियस रहते हैं हर वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट छोटी सी सर्कमस्टेंसेस पे ब्रेक डाउन कर लेता है, लो इमोशनल स्टेबिलिटी की एग्जांपल है। Now next we will gonna talk about social boldness, कॉन्फिडेंस और डेयरिंग। हाई सोशल बोल्डनेस में वो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जो फेयरलेस हों, कॉन्फिडेंट होते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मर जो स्टेज पर बिना किसी शाइनेस के अपने स्किल्स दिखा सकता है। और इसी तरह लो सोशल बोल्डनेस में वो सारे लोग आ जाएंगे जो शाय हैं, सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं हर वक्त। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो पब्लिक प्रेजेंटेशन से भी डरता हो और अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस ना कर पाता हो, वो लो सोशल बोल्डनेस में आ जाएगा।
इसी तरह डोमिनेंस, एक लीडर जो असर्टिव और कंट्रोलिंग है, हाई पे होगा, और लो पे एक पर्सन जो इजीली दूसरों की बात मान लेता है। इसी तरह सेंसिटिविटी, एक इंसान जो एम्पैथेटिक फ्रेंड जो दूसरों के इमोशंस को इजीली फील करता है, वो हाई सेंसिटिविटी पे, और लो पे एक प्रेगमेंटिक पर्सन जो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है। और लाइवलीनेस में भी हाई पे वो लोग आएंगे जो पार्टी में एक एनर्जेटिक और फन लविंग इंडिविजुअल्स के नाम से जाने जाते हैं, और लो में एक क्वाइट और रिजर्व्ड पर्सन जो अपनी कंपनी में रहना पसंद करता है। और रूल कॉन्शियस आ जाएंगे, एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट जो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वो हाई में आएगा, और लो में एक रिबेलियस टीनेजर जो फॉलो करना पसंद नहीं करता। एंड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स एंड इमोशनल मोल ट्रेड्स, बेसिकली इसने बोला था कि जो सोर्स ट्रेड्स हैं दे आर क्लासिफाइड बाय द ओरिजिन एज इधर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स और इन्वायरमेंटल मोल ट्रेड्स। So constitutional traits में उसने वो सारे source traits that have biological origins, such as behaviors that result from drinking too much alcohol like carelessness, talkativeness, और environmental moral traits में उसने बोला था source traits that have environmental origins, such as behavior that result from the influence of our friends, our environment, our neighborhood। और अगर हम बात करें 16 PF की, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की, वो भी रेमोंड कैटल के ही डेवलप किए हुए हैं। उन्होंने फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करके पर्सनालिटी के 16 सोर्स ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया, और उन्हीं ट्रेड्स के बेस पर 16 PF को डिज़ाइन किया। उनका मानना ये था कि एक इंसान के सोर्स ट्रेड्स को अगर आप एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, तो आप उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर्स को साइंटिफिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाउ डज 16 PF वर्क? अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूँ तो इस टेस्ट में बेसिकली 185 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो किसी इंसान के डिफरेंट ट्रेड्स को मेजर कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक ट्रेड को असेस कर रहा होता है, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी, वार्मथ, सोशल बोल्डनेस, रूल कॉन्शियसनेस। और ट्रेड्स आर measured यूजिंग 16 PA एग्जिस्ट ऑन काउंटम बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। और ये 16 ट्रेड्स कौन कौन से हैं? वार्मथ है, रिजर्व्ड और आउटगोइंग, रीजनिंग है, कॉन्क्रीट थिंकर हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स आ जाएंगे इसमें। इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसमें रिएक्टिव, इमोशनली स्टेबल आ जाएंगे। डोमिनेंस है, सबमिसिव और असर्टिव आ जाएंगे इसमें। लाइवलीनेस है, उसमें सीरियस और एंथियोजिस्टिक आ जाएंगे। रूल कॉन्शियसनेस है, अ, इसमें एक्सपेंडिएंट और रूल फॉलोइंग आ जाएंगे। सोशल बोल्डनेस है, उसमें शाय और सोशली कॉन्फिडेंट आ जाएंगे। सेंसिटिविटी है, उसमें टफ माइंडेड और सेंसिटिव आ जाएंगे। विजिलेंस है, उसमें ट्रस्टिंग और सस्पिशियस आ जाएंगे। ऑब्स्ट्रैक्टेडनेस है, उसमें प्रैक्टिकल और इमेजिनेटिव आ जाएंगे। उसके बाद प्राइवेटनेस है, फोर्थ राइट और रिजर्व्ड आ जाएंगे। एप्रीहेंशन है, उसमें कॉन्फिडेंट और सेल्फ डाउटिंग आ जाएंगे। ओपननेस टू चेंज है, उसमें ट्रेडिशनल और ओपन टू इनोवेशन आ जाएंगे। सेल्फ रिलायंस है, उसमें ग्रुप ओरिएंटेड और सेल्फ सफिशिएंट आ जाएंगे। उसमें परफेक्शनिस्ट, उसमें कैजुअल और परफेक्शनिस्ट आ जाएंगे। टेंशन, उसमें रिलैक्स्ड और टेंस्ड आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं टू ओ, ए से स्टार्ट होते हैं यानी वार्मथ, और ओ पे आकर अप्रीहेंशन पे ख़त्म होते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम लास्ट 4 फैक्टर्स, Q1, Q2, Q3, Q4, यानी ओपननेस टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनलिज्म और टेंशन। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो वाले ट्रेड्स जो ड्राइव इन है फ्रॉम एडिशनल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और इनको क्यू से लेबल किया गया है टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्राइमरी फैक्टर्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखें तो बेसिकली 16 ट्रेड्स आर असेस्ड ड्यूरिंग द 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर 16 PF टू हेल्प द वेरियस फील्ड्स लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें पेशेंट्स के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, या मैं कहूँ क्लाइंट्स के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कैरियर काउंसलिंग में मैचिंग पर्सनालिटी ट्रेड्स विद प्रोफेशनल्स। उसके बाद रिक्रूटमेंट में सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स विद द राइट पर्सनालिटी फिट। So basically, Kettle's 16 PF offer a comprehensive way to analyze and understand the human। के बाद आ जाती हैं stages of personality development by Kettle। बेसिकली कैटल ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टेजेस में डेवलप किया, डिवाइड किया,
और उनका मानना ये था कि पर्सनैलिटी टाइम के साथ इवॉल्व होती है और हर स्टेज पर अलग ट्रेड्स डेवलप होते हैं। इसे कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट सा कोई भी स्ट्रक्चर प्रपोज़ नहीं किया था, लेकिन इसने स्टेजेस दी थी 5: अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड एंड देन द फाइनल वन इज़ ओल्ड एज। इसने अर्ली चाइल्डहुड की जो एज रेंज बताई थी वो 0 टू 6 ईयर थी। इस स्टेज में बेसिकली जो बेसिक ड्राइव्स होती हैं, अटैचमेंट बिहेवियर्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं। ये वो टाइम होता है जब इमोशनल स्टेबिलिटी और अर्ली सोशलाइजेशन होती है। उसके बाद आ जाता है मिडिल चाइल्डहुड जो 6 ईयर टू 12 ईयर तक होता है। बच्चों के सोशल स्किल्स और इमोशनल रेगुलेशन को उनकी डेवलपमेंट होती है। ये टाइम है जब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग स्टार्ट होती है। उनके फ्यूचर पर्सनैलिटी ट्रेट्स को शेप करता है ये वाला स्टेज। उसके बाद एडोलेसेंस आ जाता है। इस फेज़ में अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है। पीयर प्रेशर और सोशल रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस डेवलप होती है और ट्रेड्स लाइक सोशलेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इस स्टेज पे। उसके बाद अडल्टहुड आ जाता है 18+ ईयर्स में और अडल्ट लाइफ में पर्सनैलिटी ट्रेड्स ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। लोग अपनी कैरियर्स और रिलेशनशिप में अपने ट्रेंड्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाते हैं। ये टाइम होता है जब सोशल सेल्फ रिलायंस और इमोशनल स्टेबिलिटी और रूल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। ओल्ड एज में बेसिकली एक्सपीरियंसेस और फिज़िकल हेल्थ के बेसिस पर ट्रेड्स इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, सच एज़ सेंसिटिविटी, ओपननेस टू चेंज। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।